किसी और को ना सही, आपको तो अपने जज़्बात की परवाह करनी चाहिए, वो रसान से समझा रहा था। जज़्बात ही तो रूह का अक्स होते हैं और इंसान इनकी शनाख्त महज़ वजूद से नहीं की जा सकती। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि आपने खुद को महदूद कर लिया है, अपनी ज़ात के गिर्द खींचे इस हिसार को तोड़ डालिए, क्योंकि कोई और तो शायद इस हिसार को पार कर ही ले, मगर आप खुद इस हिसार को पार नहीं कर पाएंगी। मलिहा को अपने सामने खड़े शख्स से खौफ आने लगा था। शायर ने कहा था, मेरा भी चेहरा पढ़, मेरी भी हालात बता। मलिहा ने तो ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी, मगर वजदान इतनी फुर्सत से इसे पढ़ रहा था जैसे खास तौर पर इसी काम से आया हो। वो घबरा कर खड़ी हो गई। ये मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है? क्या मेरे चेहरे पर लिखा है? सोचते हुए गैर महसूस अंदाज में मलिहा ने अपने चेहरे को छुआ। वजदान से इसकी ये हरकत भी छुपी ना रह सकी। वो मुस्कुराता हुआ बोला, आपका चेहरा आपका दोस्त है, ये आपके बारे में किसी को नहीं बताता। इसे खामोश देखकर वो कहने लगा, पूछेंगी नहीं मुझे आपके बारे में ये सब किसने बताया है? वो अब भी खामोश रही तो वजदान ने झुक कर इसकी आंखों में देखा। आपकी आंखों ने, आप जितना चुप रहती हैं, ये इतना ही बोलती हैं। बस सुनने वाला होना चाहिए। मलिहा ने फौरन ही पलकें गिरा ली तो वो इसकी घबराहट को महसूस करके बात बदल गया। आपने मुझे लाइब्रेरी में हर तरफ तलाश किया। अगर बालकनी में देख लेती तो आपकी तलाश खत्म हो जाती। मलिहा को याद आया कि लाइब्रेरी में बालकनी भी थी और इस दिन इसने वजदान की तलाश में हर तरफ देखा था, लेकिन बालकनी की तरफ इसका ध्यान ही नहीं गया था। आप किताब पढ़ा करती और मैं आपको एक बात कहूँ, मैंने आपसे पहले किसी को नहीं पढ़ा और आपको तो लगता है हिफ्ज कर लिया है, मगर क्या आपको पता है कि आपकी आंखों से आपकी रूह तक सीधा रास्ता, आपकी उठती गिरती पलकों को देखते हुए वो रास्ता खो जाया हूँ। अब आप चाहे कुछ भी कर लें, मगर खुद तक पहुंचने से रोक नहीं पाएंगी। वो चैलेंज नहीं कर रहा था, मगर मलिहा को इतना ही बुरा लगा। इतना सब कहने के बावजूद आप मुझे समझा नहीं सके कि आखिर मैं आपसे शादी क्यों करूंगी। नहीं, वो कहने लगा, पूछना है तो ये पूछें कि मैं आपसे शादी क्यों करूंगा। वो मलिहा की आंखों में झांकता 2 कदम आगे आ गया। इसकी स्याह मकनतीसी आंखों की कशिश ने मलिहा को गुमसुम कर दिया था। क्यों? वो इतनी हल्की आवाज में बोली कि वजदान ने शायद सुनी भी ना होगी। क्योंकि जब से मैंने आपको हिफ्ज किया खुद को भूल गया हूँ। जब वो जान गई थी कि इसके लहजे में तस्खीर कर लेने की ताकत है तो ये क्यों न मानी कि वो इसे तस्खीर करने आया था। वो लाउंज में आई और बिना किसी तरफ देखे सीधी अपने कमरे में जाने के लिए दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मलिहा अपना नाम सुनकर वो पलटी। लाउंज के सोफों पर बाबा जान और मलिक नासिर आमने सामने बैठे थे और टेबल पर शतरंज की बिसात बिछी थी। बेटी, जरा हमारे पास तो आओ। इसे आवाज देने वाले मलिक नासिर अब इसे बुला रहे थे। पास जाकर इसने सलाम किया, जिसका जवाब देकर वो इसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, जीती रहो। इधर आओ, बेटो मेरे पास। दोनों ने हाथ पकड़कर इसे अपने साथ बिठा लिया। कहाँ से आ रही हो? लाइब्रेरी से। पर इतनी गुमसुम से क्यों हो? नहीं अंकल, आपको यूं ही लग रहा है, इसने तरदीद करना चाहिए। यूं ही तो नहीं, कुछ उलझी हुई तो हो। बेटी, हमने सोचा था कि नूरुल हुदा आ जाएगा तो हमारी गुड़िया भी हंसना बोलना सीख जाएगी, पर लगता है अभी तक भाई से दोस्ती नहीं हुई। अभी नूरुल हुदा को आए बस 2 दिन ही तो हुए हैं, इतनी जल्दी क्या दोस्ती होगी? इसकी तरफ से पापा जान बोले, ये बात भी सही है। वो हंसे थे। मलिक अंकल, मैं जाऊं? मौका देखते ही इसने पूछा। उन्होंने फौरन इजाजत दे दी। हाँ बेटी, जाओ। वो उठने लगी तो फारूकी ने इससे कहा, मलिहा, चाय भिजवा देना और जरा जल्दी। जी पापा जान। वहां से उठकर किचन की तरफ गुजरते हुए इसने बहादुर को चाय का कहा और अपने कमरे की तरफ आ गई। वो नीचे से ही देख चुकी थी कि इसके कमरे के दरवाजे के दोनों पट पूरे खुले हुए थे। हैरान होती कमरे में आई तो इसने नूरुल हुदा को अपनी स्टूडियो में देखा। वो इसी तरफ चल पड़ी। नूरुल हुदा एक कैनवस हाथ में पकड़े देख रहे थे। आहट पर इसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। मलिहा को बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि वो इसकी गैर मौजूदगी में इसके कमरे में आ जाएंगे, मगर इन्हें जैसे परवाह नहीं थी। कहने लगे,
तुमने बताया नहीं तुम पेंटिंग करती हो और न कभी बाबा जान ने ही जिक्र किया। ये बात पराए बात थी। भला जवाब में क्या कहती? वो भी जवाब के लिए नहीं रुके। वैसे तुम्हें पेंटर बनाने में मेरा बड़ा हाथ है। वो कैसे? यूं ही इसने पूछा। वो कैनवस रख कर इसकी तरफ मुड़े। वो ऐसे कि मेरे स्कूल की कॉपियों किताबों पर तुमने जी भर कर प्रैक्टिस की है। पता है तुम 2.5-3 साल की थी जब मेरे बैग से किताबें निकाल कर तुमने कलर पेंसिल पर इन पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचना शुरू की थी। और एक बार तो तुमने मेरे पूरे जर्नल पर मार्कर से निशान बना दिए थे। टीचर से डांट तो पड़ी ही, साथ में सजा भी मिली थी और पूरा जर्नल जो दोबारा बनाना पड़ा था वो अलग। इतने सालों बाद बचपन की एक हरकत पर वो शर्मिंदा हो गई। हाँ मुझे याद है, अम्मी ने मुझे बहुत डांटा था, मगर गलती पूरी तरह से मेरी नहीं थी। मैं आपके सामने बैठ कर ही आपकी किताबें खराब किया करती थी, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं टोका। खजालत मिटाने को वो बोली थी। तो टोकता भी कैसे? एक बार कहीं मना किया था तो तुम रोना शुरू हो गई। मैं टीचर की डांट तो सुन सकता था, मगर तुम्हारे आंसू कैसे बर्दाश्त करता? सच कहूँ, जब कभी तुम रोती थी तो मेरा दिल चाहता था मैं भी जोर जोर से रोऊं। वो हंसते हुए मजे से बोले। वो इनके अंदाज पर मलिहा भी हंस पड़ी। लेकिन तुम्हारे शौक भी अजीब हुआ करते थे। गर्मियों की दोपहर को जिद करती कि मैं तुम्हें साइकिल पर बिठाकर लंबी सैर कराऊं। आइसक्रीम की फरमाइश सर्दियों के लिए मखसूस थी। मुझे तो तुम्हारे दांतों को सही सलामत देखकर हैरत हो रही है। बचपन में तुम जिस रफ्तार से कैंडीज और चॉकलेट खाती थी कि मुझे यकीन नहीं था बड़े होने तक तुम्हारे दांत मुंह में बचेंगे भी या नहीं। और इन्हें याद है किस तरह तुम मेरे कंधों पर चढ़कर कहानी सुनती थी, की रट लगाती थी। बच्चे रात को सोने से पहले कहानी सुनाने की फरमाइश करते हैं, लेकिन तुम्हें सुबह जागने के बाद कहानी सुनने में मजा आता था। हाँ याद है। इनकी बातों पर वे तहाशा हंसती मलिहा हंसी के बीच में बोली। और ये भी याद है कि मुझे कहानी सुनाते सुनाते आप सो जाते थे और फिर देर से स्कूल जाने पर टीचर से डांट भी पड़ती थी। और पता है मैं ये सब जानबूझ कर किया करती थी। मलिहा ने एक पुराने रात से पर्दा उठाया था। नूरुल हुदा ने आंखें सुखेड़ कर इसे घूरा। तुम जानबूझकर मुझे डांट पड़वाती थी? हाँ। वो इनके घूरने से बिल्कुल मुतासिर नहीं हुई। जब मुझे अम्मी डांटती और आप फौरन मुझे सपोर्ट करते, मेरी साइड लेते तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन शुरू शुरू में मैं डर भी जाती थी कि अब आप मुझे डांटेंगे या कम से कम दोबारा मुझे कहानी नहीं सुनाएंगे। मगर आप मुझे डांटे बगैर रोज कहानी भी सुना देते थे। तुम्हें कोई कुछ ना कहे इसलिए मैं सब कुछ खुद पे ले लेता और तुम इस बात का मजा लेती थी। इन्हें जैसे वाकई सदमा हुआ था। हाँ मगर मैं यही कहूंगी, गलती सिर्फ मेरी नहीं थी। आपने ही मुझे सर चढ़ा रखा था। मैं आपकी शय पर ही शरारतें किया करती थी, वो भी सिर्फ आपके साथ। फिर आपके जाने के बाद मैंने सभी शरारतें छोड़ दी और अम्मी भी तो कहा करती थी नूरुल हुदा ने ही मलिहा को बिगाड़ रखा है। और मैं सचमुच ही बिगड़ जाती अगर आप लंदन ना चले गए होते। हाँ हाँ, सारी बुराई मेरे सर डाल दो। मेरे जाने से तुम्हारी जान छूट गई थी, मगर वहां कितने दिन तुम्हें याद करके मैं उदास रहा था, कुछ अंदाजा है तुम्हें? बार बार फोन करता था कि तुम्हारी आवाज ही सुन लो, मगर हर बार जवाब मिलता मलिहा बात नहीं करना चाहती। वो तो मैं आपसे नाराज थी, इसने आहिस्ता से कहा। वो क्यों भला? नूरुल हुदा हैरान हुए। कितने आराम से मुझे छोड़कर चले गए थे, ये भी नहीं सोचा मेरा क्या होगा। अम्मी तो हमेशा बीमार ही रहती और बाबा जान कभी भी बहुत दिनों के लिए घर नहीं रहे। मेरा सारा वक्त बस आपके साथ ही तो गुजरता था। मुझे आपके चले जाने पर बहुत गुस्सा आया था, इसीलिए जब आपका फोन आता तो मैं छुप जाती थी। इतनी लंबी नाराजगी के फिर सालों तक बात ही नहीं की। वो शिकवा कर रहे थे। ऐसा तो नहीं था कि कभी बात ही नहीं की, फोन तो मैं भी किया करती थी। हाँ साल में एक बार। ऐसी भी क्या नाराजी? नाराजी तो बस शुरू के कुछ महीनों तक ही थी, मगर फिर बहलने के साथ साथ मैं आपको भूल भी गई थी। भला तब मेरी उम्र ही क्या थी, 6 या शायद 7 साल। बहुत जल्दी अजनबी हो गए थे आप, इसीलिए आपसे फोन पर बात नहीं कर पाती थी। जानता था तुम मुझे भूल चुकी हो। वो अचानक ही संजीदा हो गए थे। मलिहा को अचानक ही एहसास हुआ कि वो जानबूझकर इसके बचपन के हवाले से बात कर रहे थे और इसे पता भी नहीं चला किस तरह बातों बातों में वो इनसे बेतकल्लुफ हो गई थी। फ्रेंड्स, उन्होंने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया तो मलिहा ने बिला तामुल का हाथ अपने हाथ में ले लिया। ऑलवेज एंड फॉरएवर। उन्होंने पल भर को इसका हाथ थाम कर छोड़ते हुए एक पैकेट उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया।
ये वही पैकेट था जो मलिहा इस दिन इनके सामान में देख चुकी थी, पुरानी दोस्ती की नई शुरुआत के लिए। उन्होंने मुस्कुराकर इसे देखते हुए कहा तो इसने भी एक मुस्कुराहट के साथ पैकेट इनके हाथ से ले लिया था। थैंक यू हादी भाई। ओह गॉड, वो बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए बोले। कान तरस गए थे इस तर्ज तखातुब को सुनने के लिए। वो खजल सी हो गई। खुले दरवाजे पर बहादुर की दस्तक पर दोनों ही इधर मुतवज्जा हुए थे। कहिए बहादुर साहब, आपको क्या कहना है? नूरुल हुदा के इस तरह बोलने पर वो कुछ शर्मा सा गया और कहा, बीबी साहब के लिए सुमेरा बीबी का फोन है। वो फौरन ही खड़ी हो गई। सुमेरा तुम्हारी फ्रेंड है? हाँ, इसने कहा, फिर ख्याल आने पर बताया, लेकिन मेरी कजन भी है, इफ्तिखार मामू की बेटी। अच्छा, उन्होंने कहा और वो झटपट फोन सुनने के लिए कमरे से निकल गई। रात ईशा की नमाज पढ़कर मलिहा अपनी डायरी लिए बालकनी में आ गई। जिसकी निगाह जिस्म के पार जा सकती हो, वो भी दिल से आगे एहसास तक पहुंच कर रुक जाते हैं। मगर वजदान मुस्तफा अजीब शख्स है। रूह की बातें करता है और बातें भी ऐसी कि सुनो तो दिल चाहे सुनते ही जाओ। पर मेरी दुआ है कि मैं वजदान मुस्तफा से दोबारा कभी ना मिलूं। मुझे डर है कि ये मुझसे वो सब करवा लेगा जो मैं कभी करना नहीं चाहती, जिसे करने की मुझ में हिम्मत भी नहीं है। हम अपने दिल को थपकते हैं और सोचते हैं कि तितलियों की परों पर कहानियां लिखकर बचाएं कैसे इन्हें धूप की तमाशत से। वजदान के साथ हुई इस दूसरी मुलाकात को 2 महीने होने वाले थे, मगर मलिहा ने इस दौरान एक बार भी लाइब्रेरी का रुख नहीं किया था। इसे यकीन था कि वो अभी भी इसी दरख्त के नीचे खड़ा होगा जहाँ इसे रोज वो इसे छोड़ आई थी। वो लाख इनकार करती, मगर ये सच था कि वो इसे डिस्टर्ब कर गया था। इसके दिल के दरवाजे तो बंद ही रहे, मगर वही दिल में इस अदा से आया जिसे सूरज की रोशनी बंद दरवाजों की झुर्रियों से गुजर कर अंदर के मंजर को रोशन करके अपने होने का ऐलान कर दे। मलिहा की हालत इस नादान जैसी थी जो इन आया होते मनाजिर से सिर्फ नजर करने को हथेलियां आंखों पर रख ले। पर जब उजाले ने बंद पलकों पर में भी रास्ता बना लिया, तो तड़प कर वही हथेलियां आसमान की तरफ उठा दी कि सूरज को ही ढांप ले। वजदान मुस्तफा के वजूद से फूटती रोशनी ने जब पहले पहल मलिहा की आंखों को छुआ, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर इसे पता ही नहीं चला कि इसकी बेखबरी में इसके आसपास कितना उजाला बिखर गया था। और जब मालूम हुआ तो वो अंदेशा मोहब्बत से घबरा उठी। अजीब सी हालत हो गई थी इसकी। बैठे बैठे चौंक जाती, बोलते बोलते एकदम ही चुप हो जाती, और जब कुछ समझ नहीं आता तो नूरुल हुदा के पास पहुंच जाती। अजहर फारूकी ने मलिहा में आई इन तब्दीलियों को महसूस भी नहीं किया था, लेकिन नूरुल हुदा ने न सिर्फ इन तब्दीलियों को महसूस कर लिया था, बल्कि वो ठटक भी गए थे। मलिहा का बेख्तियार अपनी तरफ आना इन्हें चौंका गया था। इन्हें स्टडी में बैठे काम करते हुए बहुत रात हो गई थी। उन्होंने वॉल क्लॉक को देखा जो 12 बजा रहा था। फिर बाकी काम कल निपटाने का सोचकर वो पेपर समेटने लगे। तभी मलिहा आ गई, चाय के 2 कप ट्रे में लिए। इसने ट्रे टेबल पर रखी, खुद भी एक चेयर पर बैठ गई। तुम तो जल्दी सो जाती हो, आज अभी तक कैसे जाग रही हो? और चाय भी 2 कप बनाई है, क्या सारी कस्में आज ही तोड़ दोगी? नींद नहीं आ रही हाथी भाई, इसने जैसे शिकायत की। मगर मुझे तो बहुत नींद आ रही है और मैं बस अभी सोने ही जा रहा था, उसे छेड़ने को बोले और वो चिढ़ भी गई। आप कोई सोने नहीं जा रहे, बल्कि मेरे साथ चाय पियेंगे और बातें करेंगे। वो इसे देख कर बोले, जबरदस्ती है? हाँ है तो, इसने साफ गोई से कहा, मगर सिर्फ आपके साथ। जैसे तुम्हारी मर्जी। उन्होंने कप उठा लिया और घूंट भर कर कहा, इफ्तिखार मामू आए थे? हाँ, कप होठों से हटाकर इसने कहा, लेकिन आप तो इस वक्त घर पर नहीं थे। सड़क से अंदर आते हुए मैंने इनकी गाड़ी गेट से निकलते देखी थी, उन्होंने कहा तो मलिहा सर हिलाते हुए बताने लगी, इनके साथ मुनीर मामू भी थे। वो दोनों मुझे लेने आए थे। क्यों? उन्होंने यूं ही पूछ लिया। मैंने बताया था ना, 25 नवंबर को सुमेरा और अफाक भाई की शादी है। सब रिश्तेदार इकट्ठे हो चुके हैं, कल लाहौर से खाला भी आ जाएंगी, तो मामू ने सोचा मुझे भी आकर ले जाए। फिर तुम गई नहीं? बाबा जान ने मना कर दिया कि जाकर रहने की क्या जरूरत है, शादी में भिजवा देंगे। इसमें भला जरूरत का क्या चक्कर है? तुम्हारे सब कजन्स आए हुए हैं, इनके साथ थोड़ा एंजॉय कर लेती। और ये आफाक भी तुम्हारा कजन ही है ना? उन्होंने पूछा। मुनीर मामू के बड़े बेटे हैं और इसी दिन कार्ड देने भी तो आए थे।
फिर तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तुम्हारे दो दो कजिन्स की शादी है। मगर पापा जान ने मना किया है, इसने सर झुकाकर हल्के से कहा। तुम जाना चाहती हो? वो झुककर इसका चेहरा देख रहे थे। इसने कोई जवाब ही नहीं दिया। कुछ देर इसकी झुकी पलकों को देखकर उन्होंने इस पर से नजर हटा ली। अब वो दराज में रोल किए हुए चार्ट्स निकाल रहे थे। फिर एक चार्ट खोलकर उन्होंने मलिहा के आगे रखा। ये देखो, ये गारमेंट फैक्ट्री का नक्शा है। इधर प्रोडक्शन है, ये सुपरवाइजर का ऑफिस और इस तरफ आगे जाकर वर्कर्स क्वार्टर्स हैं। वो नक्शे पर कई जगह उंगली से निशानदेही करते जा रहे थे। कैसा लगा? अच्छा है, वो नक्शे को देखते हुए मुख्तसर बोली। नूरुल हुदा ने बाकी के दो चार्ट भी खोलकर पहले से खुले चार्ट पर बराबर बराबर रख दिए। और ये दोनों ऑफिस की बिल्डिंग के नक्शे हैं, दो ऑफिस बनवाएंगे। इसके पूछने पर नूरुल हुदा मुस्कुरा दिए। नहीं, ऑफिस तो एक ही होगा। ये नक्शे दो अलग इंजीनियर से बनाए हैं और ये दोनों ही इतने अच्छे हैं कि मैं किसी एक का इंतखाब करते हुए कंफ्यूज हो रहा हूँ। जरा तुम बताओ, इनमें से कौन सा नक्शा ज्यादा बेहतर है? इनकी बात पर मलिहा गड़बड़ा गई। मैं कैसे बता सकती हूँ? तुम पेंटर हो और मुझसे बेहतर इन नक्शों को समझ सकती हो। मगर पेंटिंग और आर्किटेक्चर में फर्क होता है हादी भाई। सेंटीमीटर नाप कर कैंची लगाई लाइनों को खींच समझना मेरे लिए आसान नहीं। इसने अब भी गुरेज किया तो नूरुल हुदा को चिढ़ से गए। एक जरा सी राय ही तो देनी है मलिहा, और तुम इस कदर हिचकिचा रही हो। और इसने भी तो कहा था, आपको तो पूरे राय का इजहार भी मुश्किल ही लगता होगा। अचानक वजदान का जुमला समातों में बात गश्त करने लगा। मलिहा ने धीरे से इकरार कर लिया। हाँ, क्योंकि कभी किसी ने मेरी राय पूछी ही नहीं। नूरुल हुदा ने पल भर को इसे देखा, फिर इसके गाल पर हाथ रख के इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। अब मैं पूछ रहा हूँ। कुछ पल यूं ही खामोशी की नजर हो गए। फिर मलिहा ने इनके चेहरे से नजर हटाकर नक्शों को देखा और कुछ देर गौर करने के बाद एक नक्शा इनकी तरफ किया। नूरुल हुदा ने इस नक्शे को देखा और तौसीफी अंदाज में कहा, और तुम कहती हो तुम सेंटीमीटर नाप कर खींची गई लाइनों की समझ नहीं है? वो इनकी बातों को अनसुनी करते हुए पूछने लगी, आपने ये नक्शा अभी अप्रूव नहीं करवाए? तुमसे अप्रूव करवाए बगैर मैं इन्हें अप्रूवल के लिए कैसे भेज सकता था? चार्ट्स को रोल करके रबर बैंड चढ़ाते वो सरसरी अंदाज में बोल रहे थे। मलिहा ने इनकी तरफ देखा और बस देख कर रह गई। अगली दोपहर खाना खाते हुए नूरुल हुदा पापा जान से कहने लगे, मैं सोच रहा था आज शाम को मुनीर मामू की तरफ चला जाऊं। खैरियत? उन्होंने पूछा। कुछ लीगल मामलात पर मशवरों की जरूरत आ पड़ी है, फिर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पेपर्स भी बनवाने हैं। मुनीर मामू वकील हैं, सोचा इनसे ही बात करूं। इनसे ज्यादा काबिल एतमाद और कौन हो सकता है? ठीक कह रहे हो, बाबा जान ने कहा। नूरुल हुदा मजीद बोले, आजकल इनके घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो मेरा ख्याल है वो ऑफिस तो नहीं जा रहे होंगे, घर पर ही बात हो सकेगी। और अरे मलिहा, तुम भी चलो ना साथ। वो ऐसे बोले जैसे बोलते हुए अचानक याद आया हो। मलिहा निवाला चबाना भूल कर इन्हें देखने लगी, जो खुद भी निवाला मुंह में रखकर कुछ सोचते हुए अंदाज में बोल रहे थे। बल्कि एक काम करो, साथ में बेग भी तैयार कर लेना। शादी में 2-4 दिन ही रह गए हैं, सब रिश्तेदार भी आ चुके होंगे, तुम भी कुछ दिन के लिए रह आओ। मलिहा की हालत में निवाला अटक गया। इसने फौरन पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर नूरुल हुदा अनजान बने अपने ही कहे जा रहे थे। आज मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा और वलीमे के अगले दिन मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, ठीक है? मलिहा ने अब बाबा जान की तरफ देखा, जो इस सारी बातचीत से लाताल्लुक नजर आ रहे थे। नूरुल हुदा खाना खा चुके थे। हाथ साफ करके उठते हुए फिर बोले, शाम को 5 बजे तक बिल्कुल तैयार रहना। ये तो वो भी समझ रही थी कि याद दहानी इसे नहीं बाबा जान को करवाई जा रही है, मगर बाबा जान ने कोई ऐसी बात ही नहीं की तो वो इत्मीनान से टेबल से उठ गए। अब मलिहा के लिए भी खाना खाना मुश्किल हो गया। फिर जैसे ही बाबा जान खाना खत्म करके उठे, वो नूरुल हुदा के कमरे की तरफ भागी। नूरुल हुदा लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गए थे। मलिहा आंधी तूफान की तरह कमरे में आई और लाइट्स ऑन करके इनके बेड पर चढ़कर बैठ गई। नूरुल हुदा उठकर बैठते हुए बोले, क्या बात है? अभी आप नीचे क्या कह रहे थे? गो कि वो इसकी बात का मतलब समझ गए थे, फिर भी मासूम बनकर बोले, शाम 5 बजे तक तैयार रहना। उन्होंने अपने अल्फाज दोहराए, मगर पापा जान ने मना किया था। कब? वो अभी भी बन रहे थे। वो तो कुछ बोले ही नहीं, खामोशी से खाना खाते रहे। ओफो, मैं अभी की बात नहीं कर रही, कल पापा जान ने मामू को मना किया था। रात को बताया तो था,
उसे उलझे देखकर वो संजीदा हो गए। कल मना किया था, आज तो नहीं, तो बस जाने की तैयारी करो। मगर पापा जान को कितना बुरा लगेगा, इनके मना करने के बाद आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बुरा क्यों लगेगा? भाई वो हैरत से बोले, कल जब मामू तुम्हें लेने आए तो क्या मैं घर पर था? नहीं। क्या बाबा जान को पता है कि तुमने मुझे इनके बारे में बताया था? नहीं। तो फिर इन्हें बुरा क्यों लगेगा जबकि वो जानते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। मैंने यूं ही बातों बातों में एक बात कही थी, अगर इन्हें मना करना होता तो मना कर देते, सिंपल। तो आपने धांधली की है। इनकी चालाकी समझकर वो हैरत से आंखें फाड़ कर बोली, मुझे नहीं पता था कि लंदन वाले इतने बेईमान होते हैं। मगर ये भी तो देखो कि लंदन वाले बेईमानी में भी किस कदर ईमानदारी करते हैं। वो ढिठाई से बोलकर हंसे, क्या खाक ईमानदारी है? शर्म तो नहीं आती झूठ बोलते हुए? सीधे दोजख में जाएंगे। इसकी मलामत का नूरुल हुदा पर कोई असर ही नहीं हुआ। बोले, ठीक है चला जाऊंगा, मगर अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे सोना है। रात भी तुमने मेरी नींद बर्बाद की थी। जाने का कह कर वो इस आराम से लेट गए, मगर मलिहा हिली भी नहीं। इसे अब एक नई परेशानी शुरू हो गई थी। मगर हादी भाई, अगर मैं चली गई तो घर का ख्याल कौन रखेगा और आप दोनों कैसे रहेंगे? नूरुल हुदा ने सर पर से चादर हटाकर इसे देखा, फिर कोहनी के बल उठते हुए बोला, घर का ख्याल रखने के लिए मुलाजिम है और मैं और बाबा जान बच्चे नहीं हैं, तुम्हारे बगैर रह ना सके। लेकिन खाना पकाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। बाबा जान को नमक मिर्च अपनी पसंद की ही खानी होती है और आप भी रात को देर से घर आते हैं। तुम्हारा असिस्टेंट बहादुर है ना, भला वो किस मर्ज की दवा है? मलिहा तप कर बोली, वो किसी मर्ज की दवा नहीं है, बल्कि खुद लाइलाज मर्ज है। तीनों टाइम मुझे इसके सामने खाना रख कर कहना पड़ता है कि बहादुर साहब कुछ खा लीजिए, वरना फौत हो जाएंगे। इसने इस तरह से कहा कि नूरुल हुदा हंसने लगे और हंसते हंसते बोले, गुलबानो भी तो है, वो सब संभाल लेगी। और फिर एक हफ्ते की ही तो बात है। फिर एकदम रौब से बोले, अब उठो यहाँ से, निकलो चलो। उन्होंने हाथ पकड़कर इसे बेड से उठा दिया, मगर वो घूम कर वापस बैठने लगी। हादी भाई, ऐसा करते हैं, आज जाने के बजाय 2 दिन बाद मेहंदी के दिन रहने चली जाऊंगी। फिर वलीमा में तो आप आएंगे ही, तो आपके साथ ही वापस आ जाऊंगी। इसे अब तक जोड़ तोड़ में उलझे देख कर वो गहरा सांस भरते उठ बैठे। तुम ऐसा क्यों लगता है कि मैं और बाबा जान तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे? आखिर एक ना एक दिन तुम शादी करके भी तो चली ही जाओगी। एक पल वो इनकी बात पर शर्माई, फिर ढीठ बनकर बोली, मेरी शादी हो गई तो आप कौन सा कवारे बैठे रहेंगे? देख लीजिएगा, मेरे जाने के बाद आपकी बेगम आकर मुझे रिप्लेस कर देंगी। बहुत बोलने लगी हो, मगर मजीद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता, मुझे सोना है। लेकिन हादी भाई, वो फिर से कुछ कहने लगी तो नूरुल हुदा चादर फेंक कर बिस्तर से उठे और इसे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ ले जाते बोले, तुम्हारे जितने भी लेकिन वेकिन हैं, अगर मगर हैं, इनका जवाब मैं शाम में दूंगा। अगर तुमने 5 बजे से पहले मेरे कमरे में कदम भी रखा तो तुम्हें ऐसी जगह छोड़कर आऊंगा कि कभी चाह कर भी वापस ना आ सकोगी। इसे कमरे से बाहर छोड़कर वो वापस अंदर मुड़े तो मलिहा बोली, हादी भाई बात सुने, कहती इनके पीछे आई, मगर दरवाजा धाड़ करता इसके मुंह पर बंद किया। मलिहा ने मुक्का बनाकर दरवाजे पर मारने के लिए उठाया, मगर फिर खुद ही हाथ गिराकर मुंह बनाती कमरे में आ गई। कमरे में आकर इसने अपना बैग तैयार किया, फिर शाम के लिए कपड़े निकाल कर प्रेस किए। ठीक 5 बजे वो तैयार होकर नूरुल हुदा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। इनकी आवाज पर वो दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। नूरुल हुदा ब्लैक ड्रेस पैंट पर ब्लैक ही शर्ट पहने, गले में एक मैरून और दूसरी ब्राउन डॉट्स वाली टाई लटकाए ड्रेसिंग के साथ खड़े थे। इसे देखकर बोले, मलिहा जरा बताना तो दोनों में से कौन सी टाई ज्यादा सूट करेगी? बैग वहीं साइड पर रखते हुए वो इनकी तरफ देखकर बोली, आप हर बात में मेरी राय लेना जरूरी क्यों समझते हैं? उन्होंने दो बदू जवाब दिया, और तुम हर बात में बहस करना जरूरी क्यों समझती हो? इसने सर झटका, फिर वो कदम आगे आकर एक निगाह इनके सीने पर डाली और जाकर अलमारी में से कुछ ढूंढने के बाद इनकी तरफ आ गई। फिर इनके गले से दोनों टाइयां निकाल कर हाथ में पकड़ी एश ग्रे कलर की टाई इनके गले में बांधने लगी। गैर इरादी तौर पर ही नूरुल हुदा की निगाह इस पर टिक गई थी। वो इस वक्त सफेद रंग की जॉर्जेट की शलवार पर शिफॉन की कमीज पहने, सफेद शिफॉन का ही दुपट्टा कंधों पर फैलाए खड़ी थी। कानों में सफेद मोतियों के आवेजे थे, आंखों में काजल की सी पतली लकीर और होंठों पर नेचुरल शेड की लिपस्टिक लगाकर बाल कमर पर खुले छोड़ रखे थे।
कभी कभी ऐसा होता था कि नूरुल हुदा इसे देखते देखते एक पल को सब कुछ फरामोश कर बैठते, जिसे अभी इन्हें कुछ होश नहीं रहा था। टाई की नोट लगाकर कॉलर सही करते हुए मलिहा इनकी तरफ देखकर यूं ही मुस्कुराई तो नूरुल हुदा फौरन संभले और मुड़कर आईने में टाई ठीक करने लगे, मगर आईने में इनकी निगाह मलिहा के अक्स पर थी। तुम सफेद रंग मत पहना करो। इनकी आवाज पर मलिहा हैरत से मुड़कर बोली, क्यों? इस रंग में तुम इतनी प्यारी लगती हो कि डर लगता है कहीं तुम्हें नजर न लग जाए। हादी भाई, वो ऐसे बोली जैसे कह रही हो क्या बेकार की बात कर रहे हैं। एक मिनट, इसे रुकने का कहकर नूरुल ने दराज से कैमरा निकालकर आंखों पर लगा लिया। ये क्या कर रही हैं? नूरुल ने कैमरा नीचे करते हुए कहा, तस्वीर खींच रहा हूँ, मगर मुफ्त में नहीं खींचूंगा, बदले में एक मुस्कुराहट मिलनी चाहिए। और मलिहा फौरन ही मुस्कुरा उठी। इसकी मुस्कुराहट को हमेशा के लिए कैद कर लिया। फिर बाबा जान के कमरे की तरफ आ गए। वो दरवाजे की तरफ ही मुतवज्जा थे। नूरुल हुदा से एक कदम पीछे अंदर आती मलिहा ने इन्हें दरवाजे की तरफ देखते पाया तो घबरा कर नूरुल हुदा का हाथ थाम लिया। नूरुल हुदा ने इसके हाथ को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया और हल्के से झटके से इसे अपने करीब कर लिया, इतना कि इसका शाना नूरुल हुदा के बाजू को छूने लगा था। ये सारी कार्रवाई बड़ी गैर महसूस अंदाज में हुई थी, फिर भी बाबा जान की उकाबी निगाहों से छुप न सकी। बेटी और भतीजे के इस इत्तेहाद को देखकर एक अनोखा ख्याल अचानक ही इनके जहन में आया था। नूरुल हुदा को मलिहा को साथ लिए इनसे 2 कदम के फासले पर रखकर बोले, हम दोनों बस जा ही रहे थे, आपको अल्लाह हाफिज कहने आए थे। वो अभी तक इसी ख्याल के जेर असर थे, जेर लब मुस्कुरा दिए। नूरुल हुदा इनके मायने खैज मुस्कुराहट का मतलब तो ना समझे, पर इसे ही गनीमत ख्याल करते हुए बोले, अल्लाह हाफिज कहकर पलट गए। मलिहा ने भी झट से अल्लाह हाफिज बाबा जान कहा और इनके साथ हो ली। नूरुल हुदा को ध्यान भी नहीं रहा था कि कमरे से निकलते वक्त भी मलिहा का हाथ इनके हाथ में था और बाबा जान ने बाहम थामे हुए इन हाथों को देखते हुए अपने ख्याल को फैसले में बदल दिया था। कार गेट पर रोककर नूरुल हुदा ने मलिहा से कहा, जाओ, तो इसने कहा, आप अंदर नहीं आएंगे? इस वक्त मुझे कहीं और जाना है, अंदर जाऊंगा तो देर हो जाएगी, उन्होंने मजबूरी बताकर कहा। मलिहा हैरान नजर से हादी को देखते हुए गेट की तरफ चल पड़ी। 3 मंजिला इस बड़े से मकान में मलिहा के दोनों मामुओं के खानदान आबाद थे। बड़े इफ्तिखार हसन की 3 बेटियां थीं, उस्मा, सायमा और सुमेरा। बड़ी दोनों शादीशुदा थीं। सुमेरा मलिहा की हम उम्र थी और अब इसका नंबर था। छोटे मामू मुनीर हसन के सबसे बड़े बेटे आफाक थे, जिनकी सुमेरा के साथ शादी होनी थी। इनसे छोटी गौहर शादीशुदा थी। फिर समत था जो मलिहा और सुमेरा का हम उम्र था, और इससे छोटी इरम थी जिसने डोरबेल की आवाज पर गेट खोला था। फिर मलिहा को देखकर, हाय मलिहा आपी, आप कहकर इससे लिपट गई, फिर फौरन ही अलग होकर अंदर सबको बताने भाग गई। मलिहा ने गेट बंद किया और बैग उठाकर बड़ा सलोन पार करके दालान तक पहुंची तो सब घर वाले से इस्तिकबाल को आ पहुंचे थे। सबसे पहले इसकी नजर खाला पर पड़ी। अस्सलाम वालेकुम खाला, वो सलाम करती इनके गले लग गई। वालेकुम सलाम बेटी, जीती रहो, अल्लाह उम्र दराज करे। साथ लिपटाए वो मलिहा को दुआएं देती बोली, आज सुबह ही पहुंची हूँ, सोच ही रही थी कि जुनैद जाग जाए तो इससे कहूंगी मुझे मलिहा से मिला लाए। देखो जरा कैसी कबूलियत की घड़ी थी। आमना क्या बच्ची को दरवाजे पर रोक कर खड़ी हो, अंदर तो ले आओ। ये बड़ी मुमानी थी। मलिहा ने इन्हें भी सलाम किया। बेटी अंदर आ जाओ। वो सलाम का जवाब देकर इसे साथ लेकर अंदर बड़े से हॉल में ले आई, जो सिटिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। वो सोफे पर बैठ चुकी तो मुमानी को ख्याल आया, मलिहा क्या अकेली आई हो? नहीं मुमानी जान, हादी बाई छोड़ कर गए हैं। नूरुल हुदा, उन्होंने तस्दीक चाही। जी, तो दरवाजे से क्यों जाने दिया, रोक लेती। इन्हें किसी जरूरी काम से जाना था, कह रहे थे फिर आएंगे। नूरुल हुदा भी जवान हो गया होगा, आखिर बार जब मैंने देखा था तो 17-18 साल का था। आमना खाला ने हवाई तबसरा किया। छोटी मुमानी बोली, ऐसा वैसा आपा, निगाह नहीं ठहरती, फरियाल होती, आज तो बेटे का सदका निकालती। आखिर पालने वाली तो वही थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे, इसने कभी अपने पराये का फर्क नहीं किया। तभी तो नूरुल हुदा ने इस घर के से रिश्ते जोड़ रखे हैं। लंदन से आते ही दूसरे दिन मामुओं को सलाम करने घर आया था। फिर मलिहा से बोली, भाई साहब कैसे हैं? ठीक हैं। आफाक भाई नजर नहीं आ रहे, अपने किसी दोस्त की तलाश में निकले हैं। और सुमेरा, इसने मजीद पूछा। अपने कमरे में है, जब से माइयों बिठाया है सारा वक्त सोती रहती, कहती है फारिग बेटे और क्या करूं, मैं इसे देखती हूँ। वो दरवाजे के साथ मौजूद सीढ़ियां चढ़ती ऊपर सुमेरा के कमरे में आ गई।
सुना था शादी के करीब हो तो रातों की नींदें उड़ जाती हैं, पर यहाँ तो दिन में भी ख्वाब खरगोश के मजे लिए जा रहे हैं। इसने कहते हुए जरा सा चादर को खींचा जिसे बना कर वापस थान लिया गया था। गौहर की बच्ची, तुम्हें कहा ना मैं नहीं उठूंगी, जो बकवास करनी है कर लो। अभी शादी हुई भी नहीं और आवाज इस कदर मुअत्तल है कि मेरी आवाज भी पहचानी नहीं जा रही। शादी के बाद तो शक्ल भी नहीं पहचानोगी। चादर तले ठटकने के आसार नमूदार हुए, फिर एक आंख खोल कर बाहर झांका और मलीहा पर नजर पड़ते ही ये तुम हो कहकर चादर फेंकती वो दीवाना वार मलीहा से लिपट गई। सुमेरा बस करो, पसलियां तोड़ोगी। मलीहा ने बमुश्किल से खुद से अलग किया। वो अलग तो हो गई पर इसे जोर का हाथ मार कर बोली, बदतमीज, जब अब्बू और चाचू तुम्हें लेने गए थे तब क्यों नहीं आई? अब आ गई हूं ना, वो पतानत से बोली। अब भी नहीं आती तो मैं तुम्हें जान से मार देती। इतने में एक बच्चा भागा भागा आया और बोला, खाला मम्मा कह रही हैं आकर चाय पी लें, और बोलकर वापसी भाग गया। चलो, मलिहा ने ऐसे भी साथ उठाया, सिर्फ तुम्हें बुलाया है, मेरे तो बाहर निकलने पर भी पाबंदी है। तो खुदा न खास्ता आफाक साहब की नजर पड़ गई तो इनके ईमान को शदीद खतरात लाहक हो जाएंगे। वैसे सख्त नाइंसाफी है, उन्हें भी कमरे में बंद कर देना चाहिए, आखिर हम भी साहिब ईमान हैं। इसके जले कटे अंदाज पर हंसते हुए मलिहा ने कहा, तुम्हारे ईमान का भी ख्याल है इसीलिए तो कमरे में बिठाया है। तो क्या फायदा, मैं खिड़की में से इन्हें आते जाते देख लेती हूँ। क्या? मलिहा ने आंखें फाड़ कर इसे देखा तो वो ढिठाई से हंसने लगी। बहुत बेशरम हो। फिर उठते हुए बोली, अभी आकर तुम्हें देखती हूँ। चाय के दौरान ही मगरिब का वक्त हो गया। बाकी सभी लोग नमाज पढ़ ही रहे थे कि वो नमाज पढ़कर दालान में बिछे तख्त पर आकर बैठी। दोनों पांव सैंडल से आजाद करके ऊपर उठाए वो फुर्सत से बैठ गई। आसमान का रंग गहरा होने लगा था। दूर कहीं कभी कुछ परिंदे अपने आशियानों तक पहुंचने की कोशिश में उड़े जा रहे थे। वो फारिग बैठी इन परिंदों को देखती रही, फिर यूं ही भटकती इसकी नजर तख्त पर कुछ हाथ के फासले पर रखे दुपट्टे पर पड़ी, जिस पर कुछ देर पहले साइमा लेस टाक रही थी। करने को तो और कुछ था नहीं, लेस और दुपट्टा उठाया और टाकने लगी। गेट का दरवाजा खोलकर कोई अंदर आया था। मलिहा ने ध्यान नहीं दिया। इतनी सी देर में ही वो समझ गई थी कि आम दोरफ्त भी शादी के हंगामों का ही एक हिस्सा है। अंदर आने वाला शाम के धुंधलके में दालान की रोशनी में तख्त पर बैठी सुई धागे में उलझी लड़की को देखकर पहले तो आगे बढ़ने लगा, फिर कुछ शक सा हुआ तो इसके चेहरे की तरफ देखा। आप? हैरत भरी इस आवाज पर मलिहा समझी तो नहीं मुखातिब वो थी। फिर भी सर उठाकर देखा तो चॉकलेट कलर की शलवार कमीज में मलबूस वजदान को देखकर हैरत कुछ इस तरह गालिब आई के एहसास भी नहीं हुआ, और सुई दुपट्टे में से गुजरने के बजाय सीधी बाएं हाथ के अंगूठे में घुसा दी। मलिहा का तो अंगूठे में उठती टीसों की तरफ ध्यान भी नहीं गया। वजदान ने इसके अंगूठे से खून के कतरे को भरते देखा तो सर झटकता इसके पास चला आया। ये आपने क्या किया? वो इसे मलामत करता इसके सामने घुटने जमीन पर टिकाता हुआ बैठा और इसका हाथ थामने को हाथ बढ़ाया तो मलिहा ने करंट खाकर अपना हाथ पीछे कर लिया। वजदान ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा, फिर जेब से रुमाल निकालकर इसकी तरफ बढ़ाया। इसे तो ले सकती हैं। मलिहा ने कुछ हिचकिचाहट के बाद रुमाल ले लिया। रुमाल से खून साफ करते हुए इसने वजदान को कहते सुना, आपने लाइब्रेरी आना क्यों छोड़ दिया? मलिहा ने चौंक कर इसे देखा। आपको कैसे पता है? वो कुछ भी बोले बगैर मुस्कुराया तो मलिहा ने आंखें फैलाकर इसे देखा। तो आप रोज वहां जाते हैं? मेरा मतलब है 2 महीने से आप कैसे? वो बेरब्त अंदाज में बोल रही थी। वजदान की मुस्कुराहट कुछ और भी गहरी हो गई। मुझे यकीन तो नहीं है मगर यही सच है। मैं तेरे वास्ते उम्रें गुजार सकता हूँ। ये नहीं कि मुझे जीतने की ख्वाहिश है, मैं तेरे वास्ते खुद को भी हार सकता हूँ। मलिहा दम बखुद सी बैठी थी और वजदान भी जैसे इन पलों के शहर से निकलना नहीं चाहता था। वजदान, इस एक पुकार ने तिलिस्म तोड़ दिया। वो दोनों एकदम से होश में आ गए। वजदान ने गर्दन घुमाकर आवाज की सिम देखा। गेट से अंदर आता आफाक इसे देखकर हैरान हुआ। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें सारे शहर में तलाश कर रहा हूँ। मलिहा ने आफाक को देखा और फिर वजदान को। सर शाम एक शख्स मलिहा के सामने घुटनों के बल न्याज मंदी से बैठा था। ये सिचुएशन किसी हद तक काबिल एतराज तो थी। इस ख्याल से वो कुछ शर्मिंदा भी थी, मगर वजदान के चेहरे पर इसे किसी किस्म की घबराहट के आसार नजर न आए। वो इत्मीनान से उठकर आफाक से गले मिला जो शिकवा कर रहा था। कहाँ होते हो यार, नजर ही नहीं आते।
पापा भी तुम्हारी गुमशुदगी से काफी नाराज हैं। सुबह तो उन्होंने बाकायदा हुक्म ही दे डाला कि तुम्हें कहीं से भी बरामद करूं। कोई खास वजह? किसी केस के सिलसिले में वो तुमसे मशवरा करना चाहते हैं। वजदान उछल पड़ा। एडवोकेट मुनीर हसन को मशवरे की जरूरत है, वो भी मेरे मशवरे की। कुछ ऐसा कहो जिसे मैं मान भी लूं। सीरियसली यार, पापा तुझे बहुत मानते हैं और जब से मैंने इनके लीगल फर्म ज्वाइन करने के बजाय लीगल एडवर्टाइजर की जॉब की है, तेरे नाम से मुझे ताने भी सुनने पड़ते हैं। चल अंदर तो आ। आफाक इसे साथ लिए अंदर चला गया। मलिहा जहां थी वहीं बैठी रह गई। आफाक ने इसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया था, हालांकि वो सामने ही बैठी थी और ये मुमकिन नहीं था कि आफाक ने इसे न देखा हो। मगर जिस तरह इसने मलिहा की अनदेखी की थी, मलिहा को बहुत अजीब लगा था। मलिहा, यहाँ क्यों बैठी हो? वहाँ हॉल में सब ढोलक का प्रोग्राम बनाए तुम्हारे इंतजार में है। उठो शाबाश। साइमा आकर इसके बराबर बैठते हुए बहुत से प्यार से बोली, फिर इसका हाथ थाम कर अपने साथ उठाती अंदर ले आई। हॉल के एक जानिब बिछे कालीन पर मलिहा की तमाम कजन्स अपनी ढोलक लिए बैठी थी। साथ ही सुमेरा को भी बिठा रखा था, जो हाथ भर लंबे घूंघट में थी, और पास ही सोफे पर वजदान बुरजमान था, जो आफाक के साथ बातें करते हुए अपने बाजू से लगी बैठी इरम की छोटी सी पोनी को बार बार खींच रहा था और वो बार बार झंझला जाती। मलिहा एक उचटती सी निगाह इस तरफ डालकर अपने कजन्स में आ बैठी। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं वजदान से दूर जाना चाहती थी और वो एक बार फिर मेरे सामने आ गया। मैंने खुद को इसकी तरफ जाने वाले रास्ते पर बढ़ने से रोक लिया था, फिर आप क्यों इसे दोबारा मेरे रास्ते में ले आए हैं? यूं लगता है कि मैं दायरे में कैद हो गई हूँ। जिस भी रास्ते पर कदम बढ़ाऊंगी, इसके आखिरी सिरे पर वजदान को ही खड़ा पाऊंगी। इन सत्रों को रकम करके इसने डायरी बंद करके एहतियात से बैग में वापस रखी और लाइट ऑफ करके डबल बेड पर जाकर लेट गई, जिसके एक सिरे पर सुमेरा बेखबर सो रही थी। मलिहा ने दोबारा वजदान को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं पाया, हालांकि वो इसके आस पास ही था। इन 3 दिनों में मलिहा को बिना चाहे ही इसके बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था और वो आफाक का क्लास फेलोज थे। एलएलबी करने के बाद इसने मुनीर हसन का ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। घर में इसे घर के फर्द की हैसियत हासिल थी और सभी लोग इसे काफी पसंद करते थे। बड़े मामू इफ्तिखार हसन ने तो वजदान को बेटा बना रखा था। मेहंदी का इंतजाम छत पर किया गया था। हवा में हल्की सी खुनकी थी जो भली लग रही थी। मेहंदी की रस्म से फारिग होकर सब दूल्हा दुल्हन के लिए बने स्टेज पर चढ़ बैठे। जिन्हें स्टेज पर जगह नहीं मिली, वो स्टेज के करीब ही कुर्सियों पर बैठ गए। बजाय इसके सब साथ मिलकर गाने गाते। तय हुआ कि एक एक शख्स से गाना गाने की फरमाइश की जाए। अब वहां जैसे म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था। एक एक करके सब स्टेज के बीचों बीच आकर बैठ जाते और गाना गाकर उठ जाते। मलिहा स्टेज के नीचे कुर्सी पर बैठी टी पिंक कलर के कपड़ों पर हल्की सी शॉल लपेटे हुए थी। गौहर वहीद मुराद का कोको कोरीना गाकर स्टेज से उतरी और सब तालियां बजाने लगे कि समद ने आवाज लगाई, अब वजदान की बारी है। सबने समद की पैरवी में वजदान का नाम पुकारना शुरू किया। वजदान अपनी जगह से उठकर सबके बीच में आकर आलती पालती मार कर बैठ गया। मैं गाना नहीं बल्कि इब्ने इंशा की एक नज़म सुनाऊंगा। इरशाद इरशाद की आवाजें उभरी। जब शोर थमा तो वजदान अपने पुरअसर आवाज में गोया हुआ। हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की फांस लिए मन में। कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो। जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। वजदान की आंखें बंद थी। वो मलिहा को नहीं देख रहा था, पर मलिहा को यूं लगा जैसे वो इस भरे मजमे में खास तौर पर इसी से मुखातिब था। इसके चेहरे की वजाहत भरे नकोश को मलिहा पहली बार दिल की आंख से देख रही थी और पहली बार इसने जाना था कि दिल की आंख से देखना कैसा लगता है। वो वजदान की आवाज को रूह की गहराई से सुन रही थी। इसने महसूस किया रूह की समातें बहुत महदूद हैं। इस एक आवाज के सिवा इससे और कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। जब सावन बादल छाए हों, जब फागन फूल खिलाए हों, जब चंदा रूप लुटाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो, या शाम ने बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। इस जुमले की बात गश्त इसके वजूद में दूर दूर तक फैल गई। वो घबरा कर खड़ी हुई, पर दूसरे ही कदम पर एक पुकार ने जंजीर किया था। हाँ, दिल का दामन फैला है,
क्यों गोरी का मन मेला है, हम कब तक प्रीत के धोखे में, तुम कब तक धूर झरोके में, कब तीर से दिल को सेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। वो मुड़कर इसे देखने लगी। क्या झगड़ा सूद खसारे का, ये काज नहीं बंजारे का, जब सोना रूपा ले जाए, सब दुनिया दुनिया ले जाए, तुम एक मुझे बहतेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। नज़्म खत्म हुई और वजदान ने आंखें खोलकर देखा तो नजर सीधी मलिहा के वजूद से टकरा गई। बस एक पल के लिए वजदान की आंखों में इसकी पूरी जान सिमट आई थी, मगर अगले ही पल समर कर वो उठ गया। मलिहा अंधेरे में खड़ी थी, इसलिए वजदान इसके चेहरे को नहीं देख सका जहां किशमकश नजर आ रही थी। क्या झगड़ा सूद खसारे का, ये काज नहीं बंजारे का, वो जेर लब दोहराते हुए कह रही थी, मगर मेरा दिल तो अंदेशों से भरा है। वो उलझ गई थी और उलझन कभी खुद ही सुलझ जाती है। इसने जाना न था, मगर अब वो बहुत से अनजाने राजों को जानने वाली थी। मजेंडा और ब्लू कंट्रास्ट के शरारा सूट में वो अपनी कजन्स के हमरा दुल्हन बनी सुमेरा को लिए स्टेज तक आई। इसे आफाक के पहलू में बिठाकर इसका दुपट्टा ठीक करके वो सीधी हुई और स्टेज से उतरने लगी कि इफ्तिखार हसन ने इसे आवाज दी, मलिहा। वो फौरन पलटी, जी मामू जान, बेटा फोन तो करो, भाई साहब अभी तक नहीं आए। इनकी बात पर वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोली, मामू जान आप तो जानते हैं ना बाबा जान को, वो कभी भी पुरहुजूम जगहों पर जाने के लिए तैयार नहीं होते। वो जानते थे, इसीलिए फिर इसरार नहीं किया और नूरुल हुदा का पूछने लगे, नूरुल हुदा तो आएगा ना? जी मामू जान, सुबह मेरी हादी भाई से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वो आएंगे, थोड़ी देर में आते ही होंगे। वो सर हिलाकर किसी और तरफ मुतवज्जा हो गए तो मलिहा भी अपना शरहारा संभालकर स्टेज से उतरती वजदान के बराबर से अनजान बनकर गुजर गई। मलिहा। जब इफ्तिखार हसन ने मलिहा का नाम पुकारा तो वो मलिहा से 2 कदम ही पीछे था और अपने आप ही इसके एहसासात को एक नाम मिल गया था। इसने नाम को जेर लब दोहराया, यूं के होंठ तो हिले मगर आवाज नहीं उभरी। मलिहा ने कोई आवाज तो नहीं सुनी, पर इसे एहसास हुआ कोई इसका नाम ले रहा है। वो बेसाख्ता पलट कर बोली, जी, मगर वजदान को देखकर सटपटा गई। इसके सवालिया अंदाज पर वजदान बोला, सब कुछ तो कह चुका हूँ, अब और क्या कहूँ। वो गड़बड़ा कर फौरन ही पलट गई, मगर जाने क्या हुआ, कुछ कदम चलकर ही वो अचानक फिर पलटी और फोन कलर के डिनर सूट में वजदान को देखा। वो उसे ही देख रहा था। मलिहा की आंखें और इसकी आंखों से उलझ गई और पहली बार ऐसा हुआ कि वजदान को देखकर मलिहा के दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई। वो ठिठक गई। आज ही का पल इसकी जिंदगी में आ चुका था। इसने बेयकीनी से वजदान मुस्तफा की तरफ देखा। वजदान ने आंख के इशारे से पूछा, क्या हुआ? वो यूं ही इसकी तरफ देखती रही, फिर अपने एहसासात पर गौर करते हुए उलझे हुए अंदाज में सर को झुका लिया तो सिल्की बाल कंधे से फिसलते हुए इसके रुख को ढक गए। एक हाथ से बाल हटाते हुए इसने फिर वजदान को देखा जो वो दिलचस्पी से इसके हर हर अंदाज को नोट कर रहा था और फिर पहली ही बार वजदान ने इसे खुद से शर्माते देखा। नजरें चुराते हुए रुख बदलकर वो होंठों पे मुस्कुराई, फिर फौरन ही पलटकर भागते हुए हॉल के एक जानिब बने ड्रेसिंग रूम में जा छुपी। इसने गो कुछ कहा नहीं था, लेकिन सामने वो शख्स खड़ा था जिसने इसे हिफ्ज कर लिया था, भले इसे इस हादसे की खबर कैसे ना होती। वजदान ने खुलकर मुस्कुराते हुए सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में इस रब का शुक्र अदा करने लगा जिसने आज इसकी मोहब्बत को मौतबर कर दिया था। नूरुल हुदा वतन वापस लौटे तो बहुत दिनों तक फारिग नहीं रह सके। फौरन ही गारमेंट्स फैक्ट्री के कयाम के सिलसिले में धूड़ धूप शुरू कर दी और एक भरपूर दिन गुजार कर रात जब वो लौटते तो थकन से जिस्म टूट रहा होता, मगर ये थकन बस कसरे फारूकी की चौखट तक ही इनका साथ दे पाती, क्योंकि चौखट के इस पार एक लड़की इनके इंतजार में नींद कुर्बान किए जाग रही होती और इनको देखते ही वो मुस्कुराती हुई उठकर पास चली आती और सलाम करने के बाद इनसे कहती, आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लेकर आती हूँ। फिर जितनी देर में वो फ्रेश होकर कमरे में आते वो खाना गर्म करके ट्रे में सजाए कमरे में चली आती। नूरुल हुदा इसे देखते ही सोफे पर जा बैठते। वो खाना शाम में खा लिया करती थी, मगर अब इसने अपनी भूख को तकसीम कर लिया था। थोड़ा सा खाना वो शाम को बाबा जान के साथ खाती और थोड़ा सा खाना रात में नूरुल हुदा का साथ देने को खाती। मगर आज दरवाजा खोलकर अंदर पैर रखते हुए उन्होंने खाली सोफे को देखा
तो वहीं रुक गए। एक तुम जो नहीं हो तो लगता है कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी सरगोशी सुनी। साहब खाना लगा दूं? बहादुर यकदम से किसी कोने से निकल आया। रहने दो यार, भूख नहीं है, बहुत बेजारी से बोलकर वो दरवाजे के आगे बने स्टेप पर बैठ गए। बहादुर सर हिलाकर वापस गायब हो गया था। नूरुल हुदा ने कोट रान पर रखा, अस्सी ने कोनियों तक पहले से ही चढ़ा रखी थी। टाई की नोट खोल कर ढीली करते हुए उन्होंने गरेबान के बटन भी खोल दिए। फिर कलाई पर बंदी घड़ी पर नजर डाली और मुस्कुरा उठे। उस वक्त इन्हें शादी हॉल में होना चाहिए था। वो जानते थे मलिहा इस वक्त बेसब्री से इनका इंतजार कर रही होगी। खुद वो भी इसे एक नजर देखने लेने को बेचैन थे, मगर फिर ये ख्याल कि वो इनकी राह देखते हुए बस इन्हें सोच रही होगी कहीं ज्यादा कब आगे थी। वो एक हाथ से गद्दी मसलते खुद से बोले, कभी सोचा भी नहीं था कि एक लड़की मुझ जैसे शख्स से ऐसी इमेच्योर हरकतें करवाई लेगी। खुद पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कोट की जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट निकाल कर होठों में दबा के जेब से लाइटर निकाल कर जलाया। सिगरेट सुलगाते हुए कुछ याद करके इनके हाथ एक पल को रुके, फिर एक गहरी मुस्कुराहट के साथ सर झटकते उन्होंने सिगरेट सुलगा लिया। ग्लास वॉल से गुजर कर इनकी नजरें लाउंज के इस सोफे पर ठहरी जिस पर बैठकर इनका इंतजार करते हुए पहली रात सो गई थी और फिर आने वाले कई रातें नूरुल हुदा ने इसी सोफे पर बैठे अपने इंतजार में जागते पाया। नूरुल हुदा ने एक गहरा कश लेकर धुआं हवा में छोड़ा और मलिहा को देखने की इनकी ख्वाहिश अजीब से ढंग से पूरी हो गई। धुएं में लिपटा इसका हर नक्श बहुत वाज़ेह था। बंद आंखों को ढकते पपोटों पर सजी पलकों का साया गालों पर पड़ रहा था। होंठ नींदुआ थे, उलझे बालों की एक लट इसके गाल को छू रही थी। गद्दार बाहों में कुशन दबा रखा था और लंबा दुपट्टा एक तरफ से जरा सा शाने पर टिका था और दूसरी तरफ से पैरों को छूता कालीन पर बेतरतीबी से बिखरा था। धुआं तहलील होने लगा तो अक्स भी मिटने लगा था। नूरुल हुदा ने एक बार कश लेकर धुएं की दीवार अपनी आंखों के सामने खड़ी कर ली और वो बेखबर हुस्न पर से इनकी नजरों में आ ठहरा। मोहब्बत का ये खेल भी कितना अजीब है। ये धुंधले मंजर ज्यादा रोशन, ज्यादा साफ दिखाई देते हैं। मलिहा के अक्स को देखते हुए वो आहिस्ता से बड़बड़ाए, फिर अपनी ही बात पर चौंक गए। मोहब्बत, उन्होंने धीरे से इस लफ्ज को दोहराया और सोच में पड़ गए। वो सोचते रहे, यहाँ तक कि इनकी उंगलियों में दबा सिगरेट सफाए हस्ती से मिटते हुए अपने वजूद की तपिश इनके पूरों को बख्शिश कर इन्हें होश में ले आया। बेसाख्ता ही हाथ झटकते हुए इनके होंठ दिलकशी से मुस्कुराए थे तो नूरुल हुदा फारूकी, उन्होंने अपने आप को मुखातिब करते हुए खुद से कहा, आज ये एतराफ कर ही लो कि तुम्हें मोहब्बत हो चुकी है। किसी के तसव्वुर से इनकी आंखें जगमगाई थी। उन्होंने एक और सिगरेट निकाल कर सुलगाया और धुंधले मंजर फिर से रोशन होने लगे थे। रात का न जाने कौन सा पहर था। शादी के हंगामे में बुरी तरह थक कर सोई गौहर को इसके 1.5 साल के बेटे ने भूख से मजबूर होकर जगा डाला। इसके रोने की आवाज पर पास सोता जुनैद भी जाग गया। गौहर बच्चे के लिए फीडर बनाने उठी और मियाँ को बेटे का ख्याल रखने को कहकर किचन में आ गई। दूध गर्म करके फीडर में डालती वो किचन की लाइट्स ऑफ करके कमरे में जाने लगी तो इसे शक हुआ कि कोई टेरेस पर है। वो हैरान होती टेरेस पर आई तो अंधेरे के बावजूद रेलिंग के पास खड़े वजूद को पहचान लिया। मलिहा, तुम अभी तक जाग रही हो? मलिहा ने पलट कर इसे देखा तो गौहर इसके पास आ गई। और इतनी ठंड में तुम टेरेस पर क्या कर रही हो? चांद को देख रही हूँ, इसने कहा। अब चांद को देखना छोड़ो और बिस्तर पर जाकर ख्वाब देखो। बहुत रात हो चुकी है और सुबह जल्दी उठना है। मलिहा ने जैसे ख्वाब से आगे की बात सुनी ही नहीं। मुझे ख्वाब देखने से बहुत डर लगता है गौहर, क्योंकि टूट जाते हैं तो उम्र भर तकलीफ देते हैं। लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा है कि कुछ ख्वाब जागती आंखों से सजा लूं। तुमने कभी जागती आंखों से ख्वाब देखे हैं? वो अब गौहर से पूछ रही थी। शादी से पहले देखा करती थी, वो हंसकर बोली, मगर अब तो बंद आंखों में भी बाप बेटे के चेहरे ही नजर आते हैं। फिर संजीदगी से गोया हुई, अच्छा मैं चलती हूँ, मुईज के लिए फीडर बनाने आई थी। वो जुनैद को परेशान कर रहा होगा। और तुम भी अब चांद और ख्वाब की बातें छोड़ो और जाकर सो जाओ। कल शाम में वलीमा है और पूरा दिन इतनी हलचल मचेगी कि आराम का मौका नहीं मिलेगा। वो इसे सोने का कह कर अपने कमरे में चली गई तो मलिहा ने मुड़कर नजरें फिर से चांद की तरफ उठाई।
जिस पर इसे लम्हे वजदान की नजरों का पहरा था, जो लॉन से छत तक जाती सीढ़ियों पर दोनों हाथ सर के नीचे रखे लेटा था। बार बार शाम का वो मंजर इसकी निगाहों में घूम रहा था और होंठों की मुस्कुराहट लम्हा लम्हा गहरी होती जा रही थी। नूरुल हुदा, मलीहा और वजदान तीनों की आंखें जिंदगी में पहली बार रत जगह से आशना हो रही थी और तीनों ही इस बात से लाइल थे कि इस एक रात का जागना इन्हें सारी उम्र जगाएगा। आज नूरुल हुदा मलीहा को लेने आने वाला था। वो 2 रातों से सो नहीं सकी थी। सुबह फजर की नमाज पढ़कर सोई तो 10 बजे उठी और नाश्ता करके कमरे में आते ही अपना बैग पैक करने लगी। वो दोनों साथ साथ कुछ गुनगुनाती जा रही थी। सुमेरा इसे बुलाने आई तो दरवाजे में ही रुककर इसे देखने लगी। मलीहा को इसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ तो इसने खुद ही खुले दरवाजे पर दस्तक देकर इसे मुतवज्जा कर लिया। मलीहा ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और इसे देखकर मुस्कुराई। वहां क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। सुमेरा कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। क्या बात है, जब आए तो उलझी हुई सी थी। आप जा रही हो तो बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ खुश तो हूँ, वो इठलाई फिर बोली, मगर तुम मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। शादी के बाद तो और भी निखर गई हो। लाइट पर्पल कलर के हल्की सी कढ़ाई वाले कपड़ों में मलबूस, मेहंदी लगे हाथों की कलाइयों में भर भर कर चूड़ियां पहनी, हल्की सी ज्वेलरी में दुल्हनापे का रूप लिए सुमेरा को देखकर इसने कहा। जवाबन सुमेरा ने इसे गहरी नजरों से देखा। मेरा निखार तो शादी की वजह से है, मगर तुम क्यों खिले जा रही हो? सुमेरा ने कुछ फासले पर बैठे कपड़े तय करती मलीहा की ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर इसका चेहरा ऊपर उठाया, जिसके गालों की सुर्खियां और भी गुलाबी और जर्द थी। मलीहा ने इसके हाथ अपने हाथों में लेकर जज्ब से कहा, मोहब्बत से? क्या? सुमेरा उछल ही तो पड़ी। मलीहा ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, हाँ, अगर मोहब्बत होने से पहले मुझे पता चल जाता कि मोहब्बत इतना खूबसूरत एहसास है तो कभी पहरों मोहब्बत हो जाने के ख्याल से खौफजदा न रहती। मगर इजहार तो अब भी मुश्किल ही लगता है। मगर मोहब्बत हुई किससे है? क्या नूरुल हुदा से? पूछने के साथ ही इसने अंदाजा भी लगाया। इसकी गलत अंदाजे पर वो सुस्त होकर बोली, इनसे मोहब्बत हुए तो जमाने बीत गए, अब तो ये भी याद नहीं कि कब हुई थी। मगर वजदान का नाम ना ले सकी तो चुप होकर यूं ही बेडशीट की अनदेखी शिकने दूर करने लगी। सुमेरा ने इसके लहजे को समझा नहीं, इसके लफ्जों को अपने अंदाजे की तस्दीक समझकर छेड़ने के से अंदाज में बोली, लगता है इन्हें भी तुमसे मोहब्बत है। कल वलीमा हुआ और आज लेने आ पहुंचे, एक दिन मजीद तुम्हारे बगैर रह नहीं सके। हादी भाई आ गए हैं। नूरुल हुदा के आने का सुनकर इसने फिर और किसी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर नीचे भागी चली आई थी। इसे आता देखकर मुनीर हसन की किसी बात का जवाब देते नूरुल हुदा ने न सिर्फ चुप हो गए बल्कि बेध्यानी में ही खड़े भी हो गए। मलीहा इसी तेजी से इनकी तरफ बढ़ी। इसकी रफ्तार देखकर नूरुल हुदा के साथ ही सोफे पर बैठे आफाक को खदशा हुआ कि वो सीधे इनके गले लग जाएगी। नूरुल हुदा भी इसकी तेजी पर बौखला गए थे, पर इनसे 2 कदम के फासले पर मलीहा ने अचानक ही ब्रेक लगा लिए। अपना गैर इरादी हरकत पर वो शर्मिंदा हो गई थी, इसीलिए कुछ बोल भी नहीं पाई और नूरुल हुदा ने इसके बोलने का इंतजार भी नहीं किया। उन्होंने इसके सर पर हाथ रखा और पूछा, कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और बाबा जान का क्या हाल है? मैं ठीक हूँ और बाबा जान का हाल भी बेहतर है। फिर इसे खड़े देख कर कहने लगे, बैठ जाओ, और वो फौरन बैठ गई। नूरुल हुदा भी वापस अपनी जगह बैठते बोले, जी मामू जान, आप क्या कह रहे थे? और इनकी बातचीत का सिलसिला जहां से मुनक़िता हुआ था वहीं से जुड़ गया। दोपहर के खाने के बाद वो अपना बैग लेने कमरे में आई तो एकदम से वजदान का ख्याल आ गया। इतने दिनों से तो वो यहीं था, पर आज सुबह से नजर ही नहीं आया था। वो बैग लेकर नीचे आ गई। नूरुल हुदा सबसे रोसद लेकर इसका बैग उठाया, आफाक के साथ गेट से निकल गए। सबसे मिलती वो सुमेरा तक आई। सुमेरा पल भर को इसके गले लग कर बोली, अल्लाह हाफिज। अरे ये क्या तरीका है? मलीहा अचंभे से बोली तो इसने कहा, तरीका तो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हें एतराज क्या है? वैसे तो मैं जब भी आती थी तो तुम जाते वक्त तुम कैसे रोकती थी? थोड़ी देर ठहर जाओ, अच्छा शाम को चली जाना, और आज कितने आराम से मुझे भेज रही हो, एक बार भी नहीं रोका, क्योंकि मैं जानती हूँ आज मेरे रुकने से तुम नहीं रुकोगी। इसके नरोठेपन के जवाब में सुमेरा शौकी से बोली, पर वो सादगी से कहने लगी, ठीक कह रही हो, मुझे आए बहुत दिन हो गए, अब और नहीं रुक सकती।
फिर अल्लाह हाफिज कहकर गेट की तरफ जाने लगी। इसी वक्त वजदान अंदर आया था। इसने मलिहा को देखा, फिर पीछे खड़े सब लोगों को। आप जा रही हैं? पहली बार वो सबकी मौजूदगी में से बराह रास्त मुखातिब हुआ था। हाँ, इसने कहा। मलिहा, अब आ भी जाओ, नूरुल हुदा इंतजार कर रहा है। आफाक ने गेट से अंदर मुंह करके कहा तो कुछ कहे बगैर वो बाहर निकल गई। मेरी खातिर झूठ बोलते थे, मुझसे भी झूठ बोलना सीख गए हैं। कार की खामोशी में मलिहा की खफकी भरी आवाज सुनाई दी थी। वो इसकी तरफ मुड़े और कोई वजाहत मांगे बगैर बोले, आई एम सॉरी। मलिहा इन पर एक खफा से निगाह डाली और मुंह फेर लिया। इसकी खामोशी को महसूस करके वो फिर बोले, मलिहा, मैं माफी मांग रहा हूँ ना। माफी मांगने की नौबत ही क्यों आई? वो यूं ही रुख मोड़े बोली, फिर इनकी तरफ देखते हुए कहा, जानते हैं मैंने आपका कितना इंतजार किया था? जानता हूँ। वो हल्के से मुस्कुराए। फिर आए क्यों नहीं? कभी कभी ये एहसास बहुत सुकून देता है कि कोई आपके इंतजार में बेचैन है। मलिहा ने सर झुकाकर धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सही कह रहे हैं। फिर अपनी बात कहकर मुंह फेरे खिड़की से बाहर देखने लगी। नूरुल हुदा ने डैशबोर्ड से एक एनवेलप उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया। मलिहा ने इनके हाथ की तरफ देखा, फिर एनवेलप में रखा कागज निकालकर पढ़ने लगी। वो जैसे जैसे पढ़ती गई, इसके चेहरे पर जोश के आसार नजर आने लगे। आखिर वो इनका बाजू दबोच कर जोर से बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा हादी भाई, जब मुझे पता चला कि आर्ट्स काउंसिल नए मुसव्वरों का रील एग्जीबिशन अरेंज करना चाहती है तो मैंने मजाक मजाक में ही अप्लाई कर दिया, पर मेरा सिलेक्शन हो गया है। वाकई? वो बहुत दिल से हैरान हुए। हाँ, और पता है इसमें लिखा है कि वो लेटर में से कुछ पढ़ते हुए एकदम ही चुप हो गई। इसे ख्याल आया कि जब इसने एनवेलप में से लेटर निकाला था वो खुला हुआ था। वो मशकूक से अंदाज में बोली, हादी भाई, ये एनवेलप आपने खोला था? अब वो मजीद एक्टिंग का इरादा छोड़कर हंसते हुए बोले, सॉरी अगेन। हादी भाई, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए आपको और बाबा जान को नहीं बताया था। वो बुरी तरह चिढ़ गई। नूरुल हुदा कहने लगे, एनवेलप पर आर्ट्स काउंसिल लिखा देखकर मैं एक्साइटेड हो गया था, मगर मैंने बाबा जान को नहीं बताया। तो मैंने अपना सरप्राइज दे सकती हो। आप मुझसे कुछ मत कहें, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। इसे रूठते देखकर उन्होंने सड़क पर एक तरफ गाड़ी रोक दी। मलिहा, उन्होंने आवाज दी, मगर वो मुंह मोड़े बैठी रही। इधर देखो। उन्होंने इसका चेहरा अपनी तरफ किया और कान पकड़कर बोले, सॉरी। लेकिन वो अपने हाथों को देखती रही, इनकी तरफ देखा ही नहीं। आई एम रियली सॉरी। उन्होंने इसके आगे हाथ जोड़ दिए तो मलिहा ने झटके से इनके हाथों को अलग कर दिया। आप बहुत बुरे हैं। मैं बुरा हूँ? वो यूं बोले जैसे इसका बुरा होना नामुमकिनात में से हो। तो वो एकदम ही हंसी पड़ी। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। इसके हंसते हुए चेहरे को देखकर नूरुल हुदा रिलैक्स हो गए। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि यह नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।